के लिए। ठीक है, अभी तो नहीं है, आगे अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ओके ओके। ओके सो गाइज, मैंने आपको कल परसों मैंने आपको लिक्विडिटी को एक्सप्लेन किया था, लेकिन उसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ छोड़ दी थी कि मैं इसको आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। मैं उसको अब आगे आपको बताने वाला हूँ। देखो, मैंने कितनी सारी चीज़ें आपको अभी तक एक्सप्लेन कर दी हैं यहाँ बाहर आए हुए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट आपका यही है, तो ये चीज़ अच्छे से याद कर लेना, देख लेना, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है पीछे की स्ट्रीम्स पर। ठीक है। ओके सो यहाँ पर मैंने आपको याद होगा, आपको मैंने लिक्विडिटी एक्सप्लेन की थी परसों, किस किस को याद है? ओके। सो ये जो इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग कोई भी एसेट कैश में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हम बेच देते हैं अपने शेयर्स, कमोडिटी, कोई भी फॉरेक्स वगैरह। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग बेच देते हैं, तो उस वक्त जो उसका प्राइस है, जैसे कोई भी एसेट है हमारे पास, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, कोई भी है, उसका प्राइस अगर फ्लक्चुएट ज़्यादा कर जाए, हिल जाए, मतलब मार्केट ऐसे ऐसे हो जाए, किसी एक डायरेक्शन में आ जाए, ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, तो ऐसे केस में क्या करा जाता है? ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं इलिक्विडिटी। अगर प्राइस फ्लक्चुएट कर गया तो उसको हम लोग इलिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, अब इलिक्विडिटी क्या होती है? इलिक्विडिटी होती है किसी एक डायरेक्शन में मार्केट का जाना, वो भी बहुत फास्ट तरीके से, फास्ट मूव पे, मतलब बहुत ही फास्ट, आप यकीन नहीं करोगे, इतना फास्ट कि जितना मार्केट का मूवमेंट एक महीने में आना था, इतने पॉइंट्स का मूवमेंट एक महीने में आना था, वो मूवमेंट सिर्फ एक या दो दिन में आ जाता है। उसको हम लोग इलिक्विडिटी कहते हैं। अभी बिटकॉइन में जो हो रहा है वो इलिक्विडिटी हो रही है। अभी जो पिछले 2-3 दिनों से बिटकॉइन में आप डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है आपको, उसे हम इलिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है। सो अब इसमें जो बेसिकली आपका इस ये दिखता कैसा है, ये होता ऐसा है कि लोग अपने एसेट्स को बेचने लग जाते हैं, कोई जब एक बड़ा आदमी बेचता है या फिर कोई एक मेजर न्यूज़ की वजह से ये होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अच्छी खासी मार्केट जा रही होती है ऊपर, ठीक है, इस तरीके से जा रही होती है आपके सामने, और वो फिर एकदम से मार्केट गिरने लग जाए, तो ऐसे केस में इलिक्विडिटी क्रिएट होती है। इसे हम लोग पैनिक सेलिंग भी कहते हैं, और इसे हम लोग विक ऑफ भी कहते हैं। यू नो व्हाट इज विक ऑफ? आप अगर डालोगे तो बहुत होता है गूगल पर। तो इसी तरीके से जब ये होता है तो इल लिक्विडिटी को नॉर्मल लिक्विडिटी में कन्वर्ट करने के लिए, नॉर्मल लिक्विडिटी में कन्वर्ट करने के लिए सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल बैंक का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी या फिर सेंट्रल बैंक का इस्तेमाल किया जाता है इस लिक्विडिटी को दोबारा रिकवर करने के लिए। जैसे ये होता किसी बड़े न्यूज़ की वजह से ही है। जैसे मैं आपको बताऊं, निफ्टी में अगर आप जुलाई पे चले जाओगे, जुलाई सॉरी जून में, निफ्टी में 5 जून पर चले जाओगे तो आपको वहाँ बहुत बड़े अमाउंट पे इलिक्विडिटी देखने को मिलेगी। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ वहाँ पर किस तरीके से दिखेगी। आप यहाँ देख सकते हैं, ये निफ्टी है, और ये मैंने आपको यहाँ पर इसमें 1 आवर का टाइम फ्रेम, एंड यू कैन सी द जून जुलाईज पिछले साल का जो यहाँ पर है। तो दिस इज़ कॉल्ड द इलिक्विडिटी, ये इतना बड़ा हुआ है। तो ये इलेक्शन की वजह से, ये थोड़ा बहुत इलेक्शन रिजल्ट और इलेक्शन की वजह से इसमें इतना बढ़िया मूवमेंट आया है, तो ये इलिक्विडिटी होता है। तो ऐसे केस में मार्केट में ऊपर से बेरिश प्रेशर आता है और फिर वो ट्रेंड कंटिन्यू होने लग जाता है। ठीक है, अब ऐसे में सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं, अपना जो रेट है जिसके बेसिस पे वो कमर्शियल बैंक को लोन देते हैं, कॉरपोरेट बैंक्स को लोन देते हैं, सेविंग बैंक्स को लोन देते हैं, तो
सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, ठीक है, तो जिस रेट से वो कॉमर्शियल और बाकी के बैंक्स को लोन देते हैं, ठीक है, उस रेट को हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहले रेपो रेट था 4%, लेकिन अब वो रिवाइज्ड हो गया, अब वो हो गया 3.9%। ये 1% की कमी की वजह से कॉमर्शियल बैंक आगे के लोगों को, कॉरपोरेट्स को, ठीक है, कॉरपोरेट सेक्टर में, कॉरपोरेट्स यानी कि आपके बिजनेसेस को और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, और फिर आपके अपने नॉर्मल कस्टमर्स को, नॉर्मल यूज़र्स को, जिसे आप रिटेलर्स कह सकते हैं, नॉर्मल रिटेलर्स मैं बोलूँगा आसान भाषा में, नॉर्मल रिटेलर्स या कस्टमर हम जैसे, इन लोगों को जो रेट देते हैं उनमें भी कमी आगे कर देते हैं। जैसे वो 8% पे लोन दे रहे हैं तो वो आगे जाके मान लो 7% पे देते हैं, यहाँ पर वो 10% पे दे रहे होते हैं तो आगे जाके वो 8% पे दे रहे होते हैं। तो इस तरीके से करते हैं। तो अब ये जब रेट कम हो गया तो लोन कम मिलेगा, भाई आगे जाके तो लोगों को कम मिलेगा, तो कॉर्पोरेट्स क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी लोन लेना शुरू करेंगे, लोन लेने भागेंगे बैंक्स के पास। नॉर्मल बंदे भी नो लोन लेने भागेंगे बैंक्स के पास, सबकी अपनी मजबूरी होती है, सबके अपने काम होते हैं, और सबके अपने अपने वर्क होते हैं, कोई बिजनेस के लिए लेगा, कोई तो कुछ भी ये लेंगे, तो ये लोन लेने के बाद अपने अपने लोन के फंडेड अकाउंट्स को, इसे हम बोलते हैं फंडेड अकाउंट्स, क्योंकि ये लोन मिल चुका तो वो फंड हो चुका है, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं फंडेड अकाउंट्स। अब इन फंडेड अकाउंट्स को वो इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे किसके अंदर, एसेट्स के अंदर। और एसेट्स क्या होते हैं, आपको पता है एसेट्स क्या होते हैं, दीज आर द एसेट्स। इन किसी एसेट्स में वो इन्वेस्ट करेंगे, और जब वो इन किसी एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट में कैश का इस्तेमाल किया जाएगा बैंक अकाउंट से, स्वीपिंग क्रिएट होगी, और ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर किसी भी डीमैट्स में उनके पास आ जाएंगे, और उस केस में आपको मिलेंगे लिक्विडिटी स्वीप के नीचे से बने हुए प्रेशर्स, यानी कि हैमर, हैंगिंग मैन, पुलिश एनगल्फिंग। सो दीज आर द लिक्विडिटी स्वीप्स। ऐसे केस में मार्केट्स ओरिजिनली धीरे धीरे करके अपने ओरिजिनल पोर्शन पे आना शुरू कर देगी, क्योंकि उसे भी पता है कि अब उस केस में क्या है कि नीचे उसके प्रेशर्स आने शुरू होंगे, मार्केट में बेसिकली प्रेशर्स आएंगे और वो ऊपर उठना शुरू कर देगी इस तरीके से, और वो तब तक उठती रहेगी जब तक उसका फिर वो एकदम से रिवाइज हो जाएंगे, फिर से न्यूज़ निकलेगी जिसमें वो जो रेट है उसको दोबारा से ओरिजिनल कर देंगे, जैसे यहाँ पर अब 3.97 कर देंगे मान लो एग्जांपल के लिए दोबारा से, और आगे जाके कम हो जाएगा, ताकि लोग ज़्यादा इन्वेस्ट भी ना करें, अपने पास रखें। लिक्विडिटी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है सेंट्रलाइज्ड मार्केट में, क्योंकि अगर ये ऊपर नहीं उठ पाई, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा, कोई सेंट्रल अथॉरिटी है ही नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क, क्योंकि फिर कोई लिक्विडिटी आने की ही नहीं है, क्योंकि जब कुछ बचा ही नहीं है तो फिर आगे क्या हो। तो ऐसे केस में अगर नहीं हो, सेंट्रल बैंक ही ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। और ये सबसे बड़ा फैक्टर है, लिक्विडिटी रिस्क क्रिएट होता है डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट में, जैसे कि आपको क्रिप्टो, फॉरेक्स, ये सारी डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट्स, समझ में आया। एक बार अगर किसी की वैल्यू गिर गई ना तो वो गिरती ही चली जाती, क्योंकि इसे पैनिक सेलिंग बोलते हैं। इन मार्केट्स में बिगर प्लेयर्स के अलावा कुछ भी नहीं होता, इन्हें कंट्रोल सिर्फ बड़े अमाउंट की इन्वेस्टमेंट, बड़े अमाउंट की सेलिंग इनसे किया जाता है, इसीलिए इनमें इरेगुलरिटी देखने को मिलती है, इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है। बिटकॉइंस में अभी मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ बिटकॉइन का, आपको इनमें सिर्फ इरेगुलरिटी ही देखने को मिलेगी, ये इरेगुलरिटीज ही हैं और कुछ नहीं। ये सारी की सारी जो हैं ये माइनर बाइंग्स, पावरफुल सेलिंग्स, माइनर बाइंग, पावरफुल सेलिंग्स, so these are all the irregularities। सो बेसिकली आपको जो लिक्विडिटी सुई फाइंड आउट करनी पड़ेगी वो तभी पता लगेगी जब आपको सप्लाई डिमांड अच्छे से मेजर करना है।